नमस्कार साथियों, आप सभी करंट अफेयर्स की शॉर्ट वीडियो सीरीज में देख रहे हैं। अगला वीडियो है अमेरिका के वेनेजुएला पर सैन्य कार्रवाई बहुत चर्चित रही थी। यहाँ पर देखिए 3 जनवरी 2026 की बात है। अमेरिकी सेना ने कार्रवाई की और इस ऑपरेशन का नाम पूछा जा सकता है ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व नाम से अमेरिका ने क्या किया, सैन्य कार्रवाई की वेनेजुएला पर। इसका उद्देश्य था ड्रग तस्करी, सुरक्षा खतरों से निपटना और वेनेजुएला के तेल तक अमेरिकी पहुंच की आसान बनाना। इसी उद्देश्य से अमेरिका ने क्या किया, वेनेजुएला पर अटैक किया था। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी सिल्विया फ्लोरेंस को गिरफ्तार कर लिया गया और कर नार्कोटेररिज्म से जुड़े मामले में न्यायिक कार्रवाई की गई। और इसके बाद जो है वहां पर एक अंतरिम सरकार का क्या किया गया, गठन किया गया, जिसकी प्रमुख किसको चुना गया, कार्यवाहक जो है डेल्सी रोड्रिग्ज को जो है कार्यवाहक राष्ट्रपति चुना गया। वेनेजुएला के राजनीतिक कैदियों को रिहा कर दिए गए, जिसमें विदेशी शामिल की रिहाई हो गई है। अमेरिका की वेनेजुएला सरकार के साथ 50 बिलियन बैरल तेल आपूर्ति का समझौता की भी घोषणा हो गई। और 16 जनवरी 2026 को वेनेजुएला की नेता तथा नोबेल पीस प्राइज 2025 की विजेता मारिया कोरिना मचाडो ने अपना पदक राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप महोदय को क्या किया, सौंप दिया। बहुत चर्चा में रही, कई लोगों ने इसको क्रिटिसाइज भी किया। अगला देखिए, संयुक्त राष्ट्र द्वारा के महासचिव द्वारा इस कार्रवाई को अंतर्राष्ट्रीय कानून के बुनियादी नियमों का उल्लंघन बताया। अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमेरिकी देशों ने इस कार्रवाई की घोर निंदा की, इसका बहुत विरोध किया। यूरोप और उत्तरी अमेरिका के ज्यादातर देशों, खासकर नाटो के देशों द्वारा इस कार्रवाई का क्या किया गया, समर्थन किया गया। और भारत की प्रतिक्रिया क्या रहेगी, क्षेत्रीय शांति स्थिरता बनाए रखने के लिए वार्ता के माध्यम से वादों का समाधान का भारत के द्वारा क्या किया गया, आग्रह किया गया। अगला देखिए, आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप में कमाल कर दिया भारतीय महिलाओं ने। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने 2 नवंबर 2025 को फाइनल मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका को हराया। क्या जीता, पहला आईसीसी महिला वनडे विश्व कप जीत लिया। पहला आईसीसी महिला वनडे विश्व कप भारतीय महिला की टीम ने जीता। कब, 2 नवंबर 2025 को किसको हराकर, दक्षिण अफ्रीका को हरा करके जीता। देखिए, आयोजन 30 सितंबर से 2 नवंबर तक हुआ भारत और श्रीलंका में। यह कुल 8 टीमों ने भाग लिया, पूछा जा सकता है, ध्यान दें इसको कि 30 सितंबर से 2 नवंबर 25 तक हुआ, कहाँ हुआ, भारत और श्रीलंका में। कुल 8 टीमों ने भाग लिया। संस्करण कैसा चौथा था, 13वां, और प्रत्येक 4 वर्ष के बाद होता है, अब 29 में होगा। देखिए, इस समय भारतीय कप्तान कौन थी, पूछा जा सकता है, कप्तान कौन थे, हरमनप्रीत कौर। कप्तान दक्षिण अफ्रीका लौरा वोल्टा डर्ट। प्लेयर ऑफ द मैच कौन चुना गया, शेफाली वर्मा। और प्लेयर ऑफ द सीरीज किसे चुना, दीप्ति शर्मा को। शेफाली वर्मा और दीप्ति शर्मा, ध्यान दीजिएगा। हरमनप्रीत कौर जो भारतीय कप्तान थी। मैन ऑफ द मैच फाइनल का किसे मिला, शेफाली वर्मा को। और मैन ऑफ द सीरीज किसे मिला, दीप्ति शर्मा को। और अफ्रीका की कप्तान दक्षिण कौन थी, लौरा वोल्टा डर्ट। ये रहा। अब पुरस्कार भी कितना मिलता है। आईसीसी द्वारा विजेता टीम के लिए करीब $4.48 मिलियन, लगभग 39 करोड़ रुपए की पुरस्कार राशि मिली। और बीसीसीआई द्वारा भारतीय महिला टीम के लिए 51 करोड़ के नगद पुरस्कार की घोषणा की गई। पूर्व विजेता कौन कौन रहे हैं, इंग्लैंड ने इसको 4 बार जीता है। सर्वाधिक बार ऑस्ट्रेलिया ने जीता है, कुल 7 बार जीता है। न्यूजीलैंड को 1 बार मिली सफलता और भारत को 1 बार मिली। ये तथ्य है, जरूर पूछा जा सकता है। हरमनप्रीत कौर कप्तान थी भारत की। शेफाली वर्मा मैन ऑफ द मैच उस दिन की, प्लेयर ऑफ द मैच थी उस दिन की। और प्लेयर ऑफ द सीरीज कौन थी, दीप्ति शर्मा। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं, अगला न्यूज क्या रहा है चर्चा में, ये रहा है GSAT-7R भारत का सबसे भारी संचार उपग्रह। पूछ सकता है कि भारत का सबसे भारी संचार उपग्रह अब तक का कौन है, संचार उपग्रह, उसका नाम है क्या, GSAT-7R। क्या नाम है, GSAT-7R। इसरो द्वारा 2 नवंबर 25 को सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से GSAT-7R CMS-03 को सफलतापूर्वक क्या किया, प्रक्षेपित किया। तो सबसे भारी संचार उपग्रह का नाम क्या है, GSAT-7R। क्या है, GSAT-7R। भारतीय नौसेना का अधिकतम संचार उपग्रह। उद्देश्य इसका क्या है, नौसेना, तटरक्षक बल और रक्षा सेवाओं के लिए सुरक्षित व उच्च गति की संचार सुविधा उपलब्ध कराना। मुख्य विशेषता क्या है, इसको किस
प्रक्षेपण वाहन से छोड़ा गया तो LVM-3M5, LVM-3M5 से इसको छोड़ा गया। 4400 किलोग्राम वजनी था। प्रकार क्या है? बहुबैंड संचार उपग्रह, सी एक्सटेंडेड सी, KU बैंड शामिल है इसमें। और सेवा क्षेत्र इसका क्या? भारतीय भौगोलिक क्षेत्र और विस्तृत समुद्री क्षेत्र है। कक्षा क्या है? जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट, जिसको बोलते हैं GT ऑर्बिट में स्थापित किया गया है। कार्यावधि इसकी क्या है? 15 साल तक रहेगा ये। GSAT-7R द्वारा GSAT-7 रुकमणी को प्रस्थापित, GSAT-7R द्वारा किसको स्थापित किया गया है? GSAT-7 रुकमणी को जो है क्या किया गया है? प्रतिस्थापित किया गया है। तो ये ध्यान दीजिएगा। 2 नवंबर 2025 को सबसे भारी संचार उपग्रह GSAT-7R को प्रक्षेपित किया गया इसरो द्वारा। किससे? किस यान से? LVM-3M5 के द्वारा। अगली न्यूज देखिए। विकसित भारत रोजगार गारंटी एवं आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियम, जो आप नरेगा या मनरेगा नाम से जानते थे पहले, उसको इस सरकार के द्वारा संसद में कानून पारित कर उसका नाम रख दिया गया विकसित भारत रोजगार गारंटी एवं आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियम। इसको कर दिया गया। संसद द्वारा इसे पारित किया गया 18 दिसंबर 25 को। राष्ट्रपति महोदय द्वारा मंजूरी मिली 21 दिसंबर 2025 से लागू हो गया। मनरेगा 2005 में था। प्रतिस्थापित कर VB विकसित भारत ग्रामीण रोजगार आजीविका मिशन ग्रामीण, इसका पूरा नाम है VBG राम जी, पूरा आ सकता है तो दिक्कत ना हो। विकसित भारत गारंटी एवं आजीविका मिशन ग्रामीण के नाम से VBG राम जी के नाम से है। नए ग्रामीण विकास ढांचे में से शामिल किया गया। 125 पहले क्या था? 100 दिन का मिलता था। अब इनका कहना है 125 दिन का रोजगार देंगे। केंद्र और राज्य की साझेदारी, सामान्य जो राज्य वहाँ पे 60 और 40 का रेशियो रहेगा। इसका मतलब समझ रहे होंगे कि जैसे 100 रुपये अगर मान लीजिए मजदूरी है, उसमें से 60 रुपये मजदूरी केंद्र सरकार देगी, 40 रुपये मजदूरी देगी राज्य सरकार। और पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों के लिए आंकड़ा क्या हो जाता है? 90:10 का आता है। 90 अर्थात केंद्र देगा और 10 राज्य सरकार देगी। सरकारी योजनाओं का समन्वय प्लस एकीकृत क्रियान्वयन ढांचा विकसित किया जाएगा। डिजिटल निगरानी और पारदर्शी व्यवस्था अनिवार्य कर दी गई है। कटाई बुआई के मौसम में 60 दिन तक कार्य रोकने की अनुमति होगी ताकि कृषि मजदूरी संतुलन बना रहे। ठीक है, इसको आप ध्यान दीजिए कि मनरेगा अब क्या हो गया? विकसित भारत गारंटी एवं रोजगार आजीविका मिशन ग्रामीण करके है भाई, इसको याद कर लीजिएगा। विकसित भारत जी राम जी योजना के नाम से मनरेगा जो 2005 में इसको प्रतिस्थापित कर दिया गया है। बहुत चर्चा में था ये पूछा जा सकता है। अगला देखिए, G20 शिखर सम्मेलन 2025, ये 22 से 23 नवंबर 2025 को जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। अफ्रीका महाद्वीप का पहला G20 सम्मेलन। बहुत बढ़िया क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। कथन कारण में अगर 3 कथन कारण दे दे कि 22-23 नवंबर को 2025 को 20वां G20 सम्मेलन हुआ, सही है। जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में हुआ, ये भी सही है। और यह उसमें आ जाए कि अफ्रीका महाद्वीप में यह दूसरा G20 सम्मेलन है, तो ये गलत होगा, पहला है। थीम इसकी क्या थी? एकजुटता, समानता और स्थिरता। थीम भी पूछता है, एकजुटता, समानता और स्थिरता। अध्यक्ष कौन है इसके? सिरिल रामाफोसा, अफ्रीका के क्या है? दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति महोदय इसकी अध्यक्ष थे। एजेंडा और फोकस एरिया क्या था? प्राथमिकताओं में इंक्लूसिव ग्रोथ, सस्टेनेबल इंडस्ट्रियलाइजेशन, क्लाइमेट रेजिलियंस, ग्लोबल कोऑपरेशन एवं सोशल जस्टिस शामिल थे इसमें। प्रमुख मुख्य परिणाम क्या रहे? एकजुटता, समानता और स्टेबिलिटी की पुष्टि करने वाले 122 पैराग्राफ का घोषणा पत्र जारी हुआ। नए टेक्नोलॉजी तक सभी की पहुंच, जिम्मेदार और ट्रांसपेरेंट AI उपयोग पर बल देने की बात हुई। क्लाइमेट रेजिलियंस, ग्रीन इंडस्ट्रियलाइजेशन, एनर्जी ट्रांजिशन के लिए सपोर्ट की बात हुई। गरीबी कम करने के लिए और सतत विकास का समर्थन करने के लिए मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक्स को मजबूत करने की सभी देशों ने प्रतिबद्धता व्यक्त की। भारत के प्रमुख प्रस्ताव क्या थे? ग्लोबल ट्रेडिशनल नॉलेज रिपॉजिटरी, G20 अफ्रीका स्किल मल्टीप्लायर इनिशिएटिव, वैश्विक ड्रग आतंक गठजोड़ का मुकाबला, वैश्विक स्वास्थ्य सेवा प्रतिक्रिया टीम, ओपन सैटेलाइट डेटा पार्टनरशिप। क्या है G20? दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं का एक अंतर्राष्ट्रीय फोरम है
जो वैश्विक अर्थव्यवस्था, वित्तीय और विकास से जुड़े मुद्दों पर चर्चा और समायोजन के लिए काम करती है। जो सदस्य देश इसके हैं देखिए 19 देश हैं और प्लस यूरोपियन यूनियन है। अभी क्या क्या देखिए 19 देश जो है कौन कौन से हैं, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, कौन कौन से देश हैं, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रसिया, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका और साउथ कोरिया, तुर्की, यूके, यूएसए हैं, प्लस ईयू और एयू भी शामिल कर लिए गए हैं। तो 19 प्लस 2 और हो गए, एक एयू यूरोपियन यूनियन भी सम्मिलित होता है और अफ्रीकन यूनियन भी सम्मिलित होता है। 19 प्लस 2 की ध्यान दीजिए, इसको G20 नाम दिया गया है। तो कहाँ हुआ था, साउथ अफ्रीका में, जिसके जोहान्सबर्ग में G20 का शिखर सम्मेलन हुआ था। अगला देखिए UNFCCC जलवायु सम्मेलन 2025 कोप 30 के नाम से जाना जाता है। इसको कोप 30 के नाम से जाना जाता है। यह कोप 30 क्या है, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन का 30वां सम्मेलन। ध्यान दीजिए कोप 30 का सम्मेलन ब्राजील के बेलेम ब्राजील में 10 से 11 नवंबर के बीच तक हुआ था। पूछा जाएगा कि कोप 30 का आयोजन कहाँ हुआ, बेलेम ब्राजील में हुआ और ये चौथा था, 30वां था। कब हुआ, 11 से 21 नवंबर के बीच हुआ। इसमें भारत का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया गया, भारत के राजदूत थे दिनेश भाटिया के द्वारा इसमें प्रतिनिधित्व किया गया। मुख्य उद्देश्य क्या है इसका, पेरिस समझौते के लक्ष्यों के अनुरूप जलवायु प्रतिबद्धताओं को ठोस कार्रवाई में बदला जाए, पहले ग्लोबल स्टॉकटेक GST1 के निष्कर्षों के आधार पर नई और मजबूत जलवायु रणनीतियां बनाना, ऊर्जा परिवर्तन, जंगल संरक्षण, कृषि सुधार, शहरों की जलवायु तैयारी और जलवायु वित्त पर सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई, बातें हुई। कोप 30 था, उसका थीम और एजेंडा क्या रहा इस बार, स्वच्छ ऊर्जा, उद्योग और परिवहन की ओर बदलाव, जंगल, समुद्र और जैव विविधता का संरक्षण, कृषि और खाद्य प्रणाली में सुधार, जलवायु, लचीले शहर व अवसंरचना पर बातें हुई, सामाजिक और मानव विकास, जलवायु वित्त, तकनीक और क्षमता पर क्या हुई, बातें हुई। अब अगला आगे देखिए कि महत्वपूर्ण परिणाम क्या रहे। वर्ष 2035 तक ध्यान दीजिए फंडिंग को 3 गुना करने का राजनीतिक संकेत वहां पर मिला। माइंड द गैप महत्वाकांक्षा को बढ़ाने के लिए पहल, न्याय संगत परिवर्तन के लिए मार्गदर्शन हेतु एक UNFCCC तंत्र बनाने की बात हुई। ग्लोबल गोल ऑन एडेप्टेशन के लिए संकेतकों पर देशों ने सहमति जताई। जीवाश्म ईंधन के अनुप्रयोग को धीरे धीरे समाप्त करने की बात नहीं चली, लेकिन दूसरे जगहों पर मोमेंटम बन सकता है। UNFCCC जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन वर्ष 1992 में जलवायु प्रणाली में खतरनाक मानवीय हस्तक्षेप को रोकने के लिए अपनाई गई एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है। ध्यान दीजिएगा किसके लिए, जलवायु प्रणाली को, जलवायु परिवर्तन जो चल रहा है उसके लिए। कोप कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी संयुक्त राष्ट्र के किसी भी सम्मेलन के लिए सर्वोच्च निर्णय लेने वाली निकाय है, जिसमें UNFCCC सबसे प्रसिद्ध है। सामान्यतः वार्षिक स्तर पर होने वाली बैठक प्रगति और की समीक्षा करने, समझौतों पर बातचीत करने, जलवायु परिवर्तन जैसे सम्मेलन के लक्ष्यों से संबंधित मुद्दों पर निर्णय लेने के लिए सदस्य देशों का क्या है, मंच है। अगला देखिए 46वां एशियन शिखर सम्मेलन, आसियान शिखर सम्मेलन कुआलालंपुर मलेशिया में हुआ। आसियान शिखर सम्मेलन 46वां कहाँ हुआ, कुआलालंपुर मलेशिया में हुआ। कब हुआ, यह 26-27 मई 2025 को। अध्यक्षता किसने की, दातो सेरी अनवर इब्राहिम ने, मलेशिया के प्रधानमंत्री महोदय हैं। विषय क्या था, इस इंक्लूसिविटी एंड सस्टेनेबिलिटी, समावेशिता और स्थिरता इसका विषय रहा है। और मुख्य एजेंडा और निर्णय की क्या हुआ, आसियान कम्युनिटी विजन 2045 जारी किया गया। अगले 2 दशकों की लंबी रूपरेखा पर सहमति बनी। मानवाधिकार संरक्षण, आपदा प्रबंधन और सतत विकास पर बातें हुई। म्यांमार संकट पर भी 5 सूत्री सहमति के क्रियान्वयन पर चर्चा, कोई ठोस समाधान नहीं निकल पाया। दक्षिणी चीन सागर विवाद, फिलीपींस द्वारा चीन के अतिक्रमण पर चिंता व्यक्त की गई। कोड ऑफ कंडक्ट वार्ता 2025 के अंत में आरंभ करने पर क्या बनी, सहमति बनी। आर्थिक मुद्दे, अमेरिकी टैरिफ के खिलाफ रणनीति बनी। चीन, भारत और यूरोपीय संघ से व्यापार वृद्धि पर सहमति बनी। आसियान विकास दर 2025 में 4.7 रहने का अनुमान लगाया गया। जलवायु ऊर्जा, जलवायु कार्रवाई के वादे, जीवाश्म ईंधन पर अधिक निर्भरता पर बल,
क्षेत्रीय कनेक्टिविटी और डिजिटल परिवर्तन पर जोर दिया गया। प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन क्या था कि 26 अक्टूबर 2025 का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम में उन्होंने संबोधित किया। भारत आसियान साझेदारी पर बल, ग्लोबल साउथ की भूमिका पर भी उन्होंने बातें की। एक्ट ईस्ट पॉलिसी की सार्थकता पर वार्ता हुई। एक्ट ईस्ट पॉलिसी पर समुद्री सुरक्षा तथा ब्लू इकोनॉमी पर क्या दिया गया, बल देने की बात हुई। किसमें? 46वें आसियान शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? कुआलालंपुर, मलेशिया। कब हुआ? 26 और 27 मई 2005 को। भारत किसने भाग लिया? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री मोदी ने इसमें क्या किया? पहले भाग लिया। अब इसमें देखिए, लखनऊ सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी, इससे भी क्वेश्चन अक्सर आता रहता है, ये क्वेश्चन हो सकता है आपको मिल जाए। ध्यान दीजिएगा कि जो सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी है, ये उज्बेकिस्तान की जो है एक शहर है, समरकंद, उज्बेकिस्तान का एक शहर है समरकंद। वहाँ पर 31 अक्टूबर 2025 को यूनेस्को का महासम्मेलन हुआ। यूनेस्को का महासम्मेलन 43वें सत्र का हुआ। कहाँ पर? समरकंद, उज्बेकिस्तान में। कब हुआ? 31 अक्टूबर 2025 को। तो आप सरदार पटेल जी के जन्म दिवस पर याद रखिएगा, जो है यूनेस्को का 43वां सम्मेलन कहाँ हुआ? समरकंद में हुआ। उद्देश्य लखनऊ की समृद्ध अवधी व्यंजन परंपरा को सम्मानित करना। देखिए यहाँ पर कबाब, बिरयानी, कोरमा और सिरमाल बहुत फेमस है। तो भारत में लखनऊ भारत का दूसरा शहर है। पहला शहर हैदराबाद था, जिसको 2019 में सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी का दर्जा मिल चुका है यूनेस्को के द्वारा। तो आपसे क्या आ सकता है कथन कार्ड में, तो आप जानते रहे पहला सिटी कौन है सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी? 19 में चयनित हुई हैदराबाद। दूसरा 2026-25 में चयनित हुई कौन? सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी के रूप में लखनऊ चयनित हुआ। अब ये है क्या? यूनेस्को का क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क क्या है? UCCN क्या है? इसकी स्थापना 2004 में हुई थी। उद्देश्य इसका है अस्थायी शहरी विकास से संरचनात्मकता को बढ़ावा देना। 8 श्रेणियों में बातें होती हैं, चुनी जाती हैं चीज़ें। शहर एक, हस्तकला और लोक कला, डिज़ाइन, फिल्म, गैस्ट्रोनॉमी, पाक कला जिसको बोलते हैं, साहित्य, मीडिया, संगीत और आर्किटेक्चर। 2025 में क्रिएटिव सिटी ऑफ आर्किटेक्चर के रूप में एक नई श्रेणी शामिल की गई है। वर्तमान में 100+ देशों के 408 शहर इसमें शामिल हैं। वर्तमान भारत की स्थिति देख लीजिए, इस सिटी में क्या है, क्या क्या। यूनेस्को की क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क UCCN में मान्यता प्राप्त जो शहर है, देखिए सबसे पहले जयपुर को मिला था हस्तकला और लोक कला में 2015 में। वाराणसी को संगीत में मिला, 15 में ही मिला था। चेन्नई को संगीत में मिला तो 17 में। मुंबई को फिल्म के लिए 19 में। हैदराबाद पाक कला या गैस्ट्रोनॉमी 19 में। श्रीनगर को हस्तकला और लोक कला के लिए 2021 में। ग्वालियर को संगीत के लिए 2023 में। और कोझिकोड को साहित्य के लिए 2023 में। और लखनऊ को गैस्ट्रोनॉमी पाक कला के लिए 2025 में। इसको आप देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तक जयपुर, वाराणसी, चेन्नई, मुंबई 4 हो गए। हैदराबाद, श्रीनगर, ग्वालियर, कोझिकोड 8 और एक 9 ऐसे शहर हैं भारत के जो इस सूची में क्या है, शामिल हो चुके हैं। जिसमें संगीत में सर्वाधिक है। देखिए संगीत में कौन कौन है? वाराणसी, चेन्नई और ग्वालियर संगीत के लिए, और फिल्म के लिए मुंबई है। हस्तकला और लोक कला के लिए श्रीनगर और जयपुर है। पाक कला के लिए हैदराबाद और लखनऊ को चुन लिया गया है। साहित्य में कोझिकोड है। तो इस तरीके से ये यहीं पर समाप्त करते हैं हम सभी लोग। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलते हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप इसकी स्टार्ट भी ले सकते हैं और अच्छे से इसको बार बार रिवीजन करिए। एक ही सीरीज में छोटी छोटी वीडियो जो आपको पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से आप इसको रिवाइज कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। तो आप इसको पढ़ते रहिए। बाकी और भी करंट अफेयर्स की वीडियो, पॉलिटी की वीडियो और एनवायरनमेंट की वीडियो, ओल्ड ईयर पेपर्स वगैरह चैनल पर डाले जा चुके हैं। आप उसको चाहिए प्लेलिस्ट में चले जाइए, सर्च करिए और देखिए। थैंक यू।